एक बार जाने माने साइंटिस्ट बर्ट्रैंड रसेल एक स्पीच दे रहे थे। वह बता रहे थे किस तरीके से धरती हमारे सूरज के चारों तरफ घूमती है और किस तरीके से सूरज अ ग्रूव कलेक्शन ऑफ स्टार कॉल्ड मिल्की वे उसके सेंटर के चारों तरफ घूमता है। स्पीच खत्म होने के बाद एक ओल्ड लेडी उठती है और वह कहती है, अभी तक आपने हमें जो कुछ बताया सब कुछ बकवास है, क्योंकि अर्थ फ्लैट है और यह एक बड़े से जायंट टर्टल के ऊपर रखी हुई है। साइंटिस्ट बिना कुछ बोले पहले एक सुपीरियर स्माइल देते हैं और फिर पूछते हैं, तो आप मुझे यह बताइए कि वह टर्टल कहाँ पे खड़ा है। यह सुन के ओल्ड लेडी कहती है, आप बहुत ही चालाक हैं, लेकिन ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ टर्टल ही है। अब हम में से बहुत लोगों ने यही मान के रखा होगा कि यूनिवर्स में एक इनफाइनाइट टावर ऑफ टर्टल है जिसके ऊपर सिर्फ एक फ्लैट अर्थ रखी हुई है। हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम लोग इस यूनिवर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम इस यूनिवर्स के बारे में जितना जानते हैं काफ़ी है? आखिर हमें पता ही क्या है? हम लोग जानते ही क्या है? हमें क्या पता टाइम कहाँ से आया है? हमें क्या पता इस यूनिवर्स की बिगनिंग है भी या नहीं? हमें क्या पता कि इस यूनिवर्स का एंड भी है? और हमारे आने का रीज़न क्या है? हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, साइंस ने ज़रूर प्रोग्रेस की है, ज़रूर साइंस ने नए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया है और कुछ आंसर हमें लगभग पता भी चल रहे हैं, लेकिन एक भी आंसर हमें डेफिनेटली नहीं पता और हमें बाद में पता भी चलेगा, लेकिन कब चलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज से 340 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपनी बुक ऑन द हेवन में इस बात का जिक्र किया है कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल है। और ताजुब की बात तो यह है कि आज भी 2021 में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फ्लैट अर्थ थियरी पे बहुत ही बिलीव करते हैं। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि आज भी डिबेट चलती रहती है। खैर, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। इन्होंने अपने बुक में 3 प्रूफ दिए हैं जो कि यह बताते हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल है। पहला, लूनर इक्लिप्स। दूसरा, द चेंजिंग पोजीशन ऑफ नॉर्थ स्टार ओनली इन वन पोल। और तीसरा, व्हाट हैपेंड व्हेन अ शिप कमिंग फ्रॉम वाटर टूवर्ड अस। आइए बारी बारी से इन सभी के बारे में जानते हैं। आइए चलिए हम इन सभी प्रूफ को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, एरिस्टोटल ने जो पहला प्रूफ दिया हुआ कुछ ऐसा था कि जब भी लूनर इक्लिप्स होता है तो सरफेस, मून के सरफेस पर जो इमेज बनती है वह सर्कुलर होती है, जैसा कि हम सभी ने देखा है। और अगर अर्थ अगर फ्लैट होता तो क्या सरफेस पे, मून के सरफेस पे जो इमेज बनती, क्या वो सर्कुलर होती? जी बिल्कुल भी नहीं, वह लॉन्ग एंड इल्यूमिनेटेड होती, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा प्रूफ जो एरिस्टोटल ने दिया था वह यह कि नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ पोल में ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह से देखने पर वह हमें अलग अलग एंगल से दिखता है। जैसे जब भी कोई उसे दूर से देखे तो वह हमें एकदम नीचे की ओर दिखेगा, जब भी कोई इक्वेटर पे देखे तो वह थोड़ा ऊपर दिखेगा, लेकिन जब भी कोई नॉर्थ पोल पे जाके उसे देखे तो हमें पूरा अपना सर ऊपर करके देखना होगा, मतलब हमारे आंखों के परपेंडिकुलर दिखेगा। लेकिन तब जब हम नॉर्थ पोल में होंगे, लेकिन अगर अर्थ फ्लैट होती तो क्या ऐसा होता? जी बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बस 2 ही डायमेंशन रह जाती, लेंथ और ब्रेथ। और स्पेस के कंपैरिजन में सिर्फ ये 2 डायमेंशन रह जाती, ना कि तीसरा डायमेंशन जो कि हाइट का काम करता है। तीसरा प्रूफ जो एरिस्टोटल ने दिया था वह यह कि जब भी कोई शिप सी से आता है तो हमें उसका सिर्फ पहला हिस्सा ही दिखता है, फिर जैसे वह पास आता है हमें थोड़ा उसके पीछे का हिस्सा दिखता है, और जब पूरी तरीके से पास आ जाता है तो हम लोग उसे पूरी तरीके से देख पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह कुछ ना कुछ हाइट कवर कर रहा है हमारे पास आने के लिए। जैसे जब भी कोई पहाड़ से आता है तो हमें पहले उसका सर दिखता है, और पास आता है तो हमें उसका नीचे का पार्ट दिखता है, और जैसे जैसे वह हमारे पास आता है हम उसका पूरा पार्ट देख सकते हैं, हम उसके पूरे शरीर का अंग देख सकते हैं। ये तीनों प्रूफ तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन आज भी पता नहीं क्यों ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यह मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। लेकिन ऐसा नहीं कि एरिस्टोटल ने जो कुछ भी कहा सब कुछ सच ही है। एरिस्टोटल का मानना था कि धरती इस यूनिवर्स का सेंटर है। वह हो सकता किसी म्यूजिकल थॉट में आकर उन्होंने यह कहा होगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहा जाता है कि धरती यूनिवर्स का सेंटर है।
और सभी तारे, प्लैनेट, सूरज, चांद सब कुछ धरती का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि धरती ही यूनिवर्स का सेंटर है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। उन्होंने तो धरती का सरकमफेरेंस भी निकाला, जो कि करीब 40,000 स्टेडिया था। हमें नहीं पता स्टेडिया का यूनिट क्या होता है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि स्टेडिया की यूनिट करीब 200 यार्ड्स होता है। अगर ऐसा है तो उन्होंने जो वैल्यू निकाली वह आज के करंट वैल्यू की डबल है। बाद में प्रोनेलिन के मॉडल को सपोर्ट किया और अपना ही एक मॉडल दिया, जिसे हम लोग द प्रोनेली मॉडल ऑफ यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं क्या था वो मॉडल। 2nd सेंचुरी एडी में एक ग्रीक कॉस्मोलॉजिस्ट प्टोलेमी ने एरिस्टोटल को सपोर्ट किया और उन्होंने एक अपना मॉडल दिया, जिसे आज हम द प्टोलेमी मॉडल ऑफ यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। यह मॉडल कैसा था इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पे अर्थ को सेंटर में रखा गया है और उसके बाद उसे 8 स्फीयर से सराउंड किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर स्टार्स हैं, उसके बाद सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर वेनस, फिर मर्क्यूरी, फिर सन और तब मून है, और बीच में एकदम सेंटर में अपना अर्थ। इन प्लैनेट का उनका खुद का स्फीयर है, जिसमें वह खुद से एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। और सबसे ऊपर वे स्टार्स हैं जो कि फिक्स है, लेकिन अपने ही स्फीयर में वो लोग एक साथ मूव कर रहे हैं। आउटर मोस्ट स्फीयर के बियॉन्ड जो कुछ भी वह मैनकाइंड ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आउटर मोस्ट स्फीयर यानी स्टार के बाद स्वर्ग और नर्क है, हेल्स एंड हेवन। प्टोलेमी का मॉडल काफ़ी रिमार्केबल रहा, क्योंकि इससे हम लोग स्टार्स, मून्स, प्लैनेट की पोजीशन पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ प्लैनेट और स्टार के साथ था, मून के साथ नहीं, क्योंकि मून का ऑर्बिट काफ़ी पेचीदा था। वह कभी आधा, कभी पूरा, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस तरीके से ऑर्बिट करता था कि प्टोलेमी को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर चल क्या रहा है। हालांकि वे इस पर कोई कंक्लूजन नहीं दे पाए, लेकिन इस मॉडल को यूनिवर्सली नहीं लेकिन क्रिश्चियन चर्च ने इसे अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कुछ अपने आइडियाज़ मून के लिए दिए, जो कुछ इस तरीके से है। प्टोलेमी के मॉडल का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कुछ ऐसे कंक्लूजन दिए कि जिस दिन मून हमें नहीं दिखता उस दिन वह फिक्स्ड स्फीयर यानी आउटर मोस्ट स्टार के बाहर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रूम बना रहा होता है हेल्स और हेवन के लिए। साल 1514 एक सिंपलर मॉडल ही था, लेकिन बहुत ही रिवॉल्यूशनरी मॉडल था। इस मॉडल को एक पोलिश प्रिस्ट निकोलस कोपरनिकस ने पब्लिश किया था, लेकिन उन्होंने यह सब अपना नाम छिपा कर किया था। वजह यह थी कि उनकी डिस्कवरी ऐसी थी जो कि बिब्लिकल कोड का खंडन करती थी, मतलब प्टोलेमी के मॉडल के खंडन करती थी। अब ऐसा क्या था, आइए जानते हैं। दरअसल प्टोलेमी के मॉडल को क्रिश्चियन चर्च ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इन्होंने जो डिस्कवर किया था वह तो सब घुमा देने वाला था। प्टोलेमी के मॉडल में बताया गया कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी प्लैनेट इसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने जो डिस्कवर किया वह कुछ ऐसा था कि धरती की जगह अब सूरज ने ले ली थी, मतलब सूरज ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी प्लैनेट धरती के साथ इसका चक्कर लगाते हैं। और यह सीधा सीधा क्रिश्चियन चर्च में एक तरीका का विद्रोह पैदा कर दिया। इन्हें इनका अंजाम ही भुगतना पड़ा, लेकिन 100 साल तक इसे किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। आखिर बाद में जर्मनी से जोहानस केपलर और इटली से गैलीलियो गैलीलाई, इन दोनों ने खुलेआम निकोलस कोपरनिकस को सपोर्ट किया। 1609 में गैलीलियो ने रात के आसमान को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, वहीं जोहानस केपलर इनकी थियरी को इम्प्रूव करने में लगे रहे। निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि यह सभी सर्कुलर ऑर्बिट में सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। इन्होंने बताया, मतलब जोहानस केपलर ने बताया कि यह सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज की तरफ घूमते हैं। वहीं गैलीलियो गैलीली ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिससे लोग भी हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि जुपिटर के 4 मून को जो उन्होंने डिस्कवर किया था, गैनीमेड, कैलिस्टो, लो एंड यूरोपा, यह धरती का नहीं, यह सूरज का चक्कर या सूरज का भी नहीं, बल्कि या तो जुपिटर का ही चक्कर लगा रही हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है या किसी अजीब पैटर्न को फॉलो कर रहा हो धरती का चक्कर लगाने में। खैर, अब बात जो भी हो, आइए आगे बढ़ते हैं।
जब केपलर से पूछा गया कि बताइए कि आखिर ये प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमते ही क्यों हैं, और अगर घूमते हैं तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट तो सर्कुलर ऑर्बिट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जवाब को केपलर नहीं दे पाए, शायद उन्हें पता नहीं रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर 1687 में एक लंबे इंतज़ार के बाद हमें इसका जवाब मिल गया, और जवाब था ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में इस बात का जिक्र किया था कि आखिर प्लैनेट क्यों घूमते हैं, क्यों इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और इन सभी का एक ही जवाब था, थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने बताया कि एप्पल का ज़मीन पे गिरना और धरती का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, ग्रेविटेशन। बहुत से लोगों को लगता है कि आइजैक न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया एक एप्पल के गिरने से, जो कि उनके सर पे गिरा था, उससे आया था, लेकिन वे खुद कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल एप्पल उनके सर पे नहीं बल्कि उनके सामने गिरा था, और उसे ऑब्जर्व करके उन्होंने यह सोचा कि आखिर यह एप्पल ज़मीन पे ही क्यों गिरा। आखिरकार कोपरनिकस का मॉडल जीत ही गया टोलेमी के मॉडल से, मतलब कोपरनिकस का मॉडल सही साबित हुआ, लेकिन अभी भी इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। आइजैक न्यूटन ने सोचा कि अगर ग्रेविटी सचमुच में इस यूनिवर्स में है तो यह आखिर एक दूसरे से, मतलब हर एक स्टार एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं जाते, सिंगुलैरिटी में क्यों नहीं आ जाते। बाद में बहुत रिसर्च करने पे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यूनिवर्स इनफाइनाइट है और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार हैं। अगर हम किसी एक स्टार को सेंटर मानते हैं तो बाकी के स्टार उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे। अगर हम किसी भी स्टार को सेंटर माने तो बाकी के स्टार उसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पे हम दो बातें कह सकते हैं कि यहाँ पे या तो इनफाइनाइट सेंटर है या तो एक भी सेंटर नहीं है। और स्टार का कोलैप्स होना तभी पॉसिबल है जब फाइनाइट स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार हो। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि आइजैक न्यूटन का यह कंक्लूजन काफ़ी विवादित रहा है। आगे हम लोग जानेंगे ऐसा क्यों हुआ। 20th सेंचुरी से पहले किसी ने नहीं बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। उसके पहले लोग स्टैटिक एंड अनचेंजिंग यूनिवर्स में मानते थे। उनका मानना था कि यूनिवर्स हमेशा के लिए अनंत है या अमर है। उन्होंने कहा कि हम इंसानों का अस्तित्व सिर्फ कुछ हजार साल पहले ही आया है। टेक्नोलॉजी आज बढ़ रही है, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ भगवान की कृपा है। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग जन्म लेंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स वैसे का वैसा ही रहेगा या स्टैटिक और अनचेंजिंग है। लेकिन जो लोग आइजैक न्यूटन की थियरी को समझते थे उन्होंने इतना तो भाप लिया था कि यूनिवर्स अनचेंजिंग नहीं हो सकता, यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी मौजूद है। तो उन्होंने इसे स्टैटिक और अनचेंजिंग बनाने के लिए ग्रेविटी को एक लार्ज स्केल पर रिपल्सिव फोर्स बना दिया, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे, जिससे यह यूनिवर्स स्टैटिक रहे, अनचेंजिंग रहे। उन्होंने इस सिस्टम को इतने लार्ज स्केल पर बना दिया कि इससे हमारे सोलर सिस्टम की प्रेडिक्शन गलत ना हो। 1823 में एक जर्मन फिलोसोफर हेनरिच ओलिवर ने पूछा, एक थियरी पब्लिश किया। उन्होंने पूछा कि बताइए अगर इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्टार है तो उनकी जो लाइट होगी उसे भी इतना बर्न होना होगा, मतलब उसकी लाइट से धरती को इतना शाइन होना होगा कि जितना सूरज के सरफेस पे शाइनिंग है। क्योंकि यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्टार है तो उनकी जो लाइट होगी वह धरती से जब रिफ्लेक्ट होगी तो इनफाइनाइट रेज आएंगी। इसकी वजह से धरती को रात में भी उतना शाइन होना होगा जितना सूरज के सरफेस पे शाइनिंग होती है। फिर न्यूटन के सपोर्टर्स यानी ग्रेविटी के सपोर्टर्स ने हमें बताया कि ऐसा होता, लेकिन यह इनफाइनाइट यूनिवर्स या इनफाइनाइट स्टार्स कुछ ही समय पहले शाइन होना शुरू हुए थे। मतलब कोई ऐसा इवेंट हुआ था जब स्टार्स शाइन हुए थे।
आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसने इन स्टार्स को शाइन होने पे मजबूर कर दिया। फ्रेंड्स, आप मानो या ना मानो, लेकिन आज हम लोग जो कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं उन सभी की नींव एंशियंट पीरियड में ही डाली जा चुकी थी। उन सभी की शुरुआत एंशियंट पीरियड से ही हुआ था। वैसे ही भले आज हमें पता है कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन पहले से ही लोगों ने आज जानना शुरू कर दिया था कि क्या यूनिवर्स का जन्म सचमुच में हुआ है, क्या सच में यूनिवर्स है भी या नहीं। उसी का रिजल्ट है कि आज हम लोग रिसर्चेस कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आज से शुरू होती तो यह रिसर्च करीब 2-3 हज़ार साल बाद ही होती। अब भले उनकी यह रिसर्चेस अंधविश्वास से भरी हुई, लेकिन रिसर्च तो रिसर्च ही थी। जैसे मुस्लिम ट्रेडिशंस, क्रिश्चियंस और ज्यूज, इन सभी का यही मानना था कि ये यूनिवर्स उनके भगवान ने ही बनाया है। इस यूनिवर्स का जन्म उनके भगवान के द्वारा ही हुआ है। इसके पहले यूनिवर्स खाली था, मतलब यूनिवर्स अनंत था, लेकिन इसके होने का एहसास, इसके होने की फीलिंग एक पॉइंट से शुरू हुई है, जिसे भगवान के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ तक कि संत एगस्टीन ने अपनी बुक में लिखा है द सिटी ऑफ गॉड में कि यह यूनिवर्स प्रोग्रेस कर रहा है, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती जा रही है। इन सभी की सिर्फ एक ही वजह है, वो है भगवान की कृपा। लेकिन उन्होंने तो यार डेट भी डिसाइड कर लिया था कि किस दिन ह्यूमैनिटी धरती पे आई, किस दिन यूनिवर्स का शुरुआत हुआ, और वो डेट क्या था, 5000 BC। लेकिन मज़े की बात तो यह है कि आखिरी आइस एज करीब 10,000 पहले ही आ चुकी थी, मतलब 10,000 BC में ही आ चुकी थी। एरिस्टोटल जैसे कुछ ग्रीक फिलोसफर का डिवाइन पावर का इतना इंटरेक्शन पसंद नहीं आया, सो उन्होंने कुछ और ही बताया। उनका मानना था कि यह ह्यूमैनिटी एक पॉइंट से आगे बढ़ती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब यह शुरुआती दौर में आ जाएगी। हो सकता है कुछ डिजास्टर्स हो, कुछ फ्लड आ जाए, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी वापस से एकदम पॉइंट 0 पे आ जाए, जिसे हम लोग यह कह सकते हैं कि यूनिवर्स मतलब ह्यूमैनिटी की दोबारा से शुरुआत हुई है। हो सकता है ऐसा कई बार भी हो चुका हो। दोस्तों, अभी तक कोई भी श्योर नहीं था कि यह यूनिवर्स इनफाइनाइट है या इसका जन्म हुआ है, मतलब इसे बनाया गया है। 1781 में एक फिलोसफर इमैनुअल कैंट ने अपनी एक रिसर्च पेपर द क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन पब्लिश करते हैं। वहाँ पे 2 थीसिस देते हैं, जिनमें एक थीसिस है, एक एंटी थीसिस है। थीसिस यह था कि यह यूनिवर्स इनफाइनाइट है, और एंटी थीसिस यह था कि इस यूनिवर्स का जन्म हुआ है। अब देखिए, उन्होंने एक ही आर्ग्यूमेंट से उन दोनों थीसिस और एंटी थीसिस को काउंटर किया। आर्ग्यूमेंट यह था कि अगर ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो मतलब कोई भी एक इवेंट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगा होगा, और अगर ये यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है, इसका जन्म हुआ है, तो मतलब इसके पहले भी टाइम इनफाइनाइट ही रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम में से किसी को नहीं पता कि यह यूनिवर्स का जन्म हुआ है नहीं। खैर, आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। लेकिन अभी आप यह देखिए कि यह बात कितनी हजम करने वाली नहीं है, मतलब ये एक पैराडॉक्स लग रहा है। वैसे एक बार सेंट एगस्टीन से पूछा गया कि भगवान इस यूनिवर्स को बनाने से पहले क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भगवान इस यूनिवर्स को बनाने से पहले हेल बना रहे थे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा सवाल पूछेंगे, गॉड। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उस समय टाइम गॉड की प्रॉपर्टी थी। मतलब इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि यूनिवर्स के पहले अगर कुछ था तो वह टाइम ही था, बस वह एग्जिस्टेंस में आया तब जब यूनिवर्स का जन्म हुआ। दोस्तों, अभी तक कोई भी श्योर नहीं था कि यह यूनिवर्स इनफाइनाइट है या इसका जन्म हुआ है, मतलब इसे बनाया गया है। 1781 में एक फिलोसफर इमैनुअल कैंट ने अपनी एक रिसर्च पेपर द क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन पब्लिश करते हैं। वहाँ पे 2 थीसिस देते हैं, जिनमें एक थीसिस है, एक एंटी थीसिस है। थीसिस यह था कि यह यूनिवर्स इनफाइनाइट है, और एंटी थीसिस यह था कि इस यूनिवर्स का जन्म हुआ है। अब देखिए, उन्होंने एक ही आर्ग्यूमेंट से उन दोनों थीसिस और एंटी थीसिस को काउंटर किया। आर्ग्यूमेंट यह था कि अगर ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो मतलब कोई भी एक
इवेंट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगा होगा। और अगर ये यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है, इसका जन्म हुआ है, तो मतलब इसके पहले भी टाइम इनफाइनाइट ही रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम में से किसी को नहीं पता कि यह यूनिवर्स का जन्म हुआ है नहीं। खैर, आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। लेकिन अभी आप यह देखिए कि यह बात कितनी हजम करने वाली नहीं है, मतलब ये एक पैराडॉक्स लग रहा है। वैसे एक बार सेंट अगस्टीन से पूछा गया कि भगवान इस यूनिवर्स को बनाने से पहले क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भगवान इस यूनिवर्स को बनाने से पहले हेल बना रहे थे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा सवाल पूछेंगे गॉड। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उस समय टाइम गॉड की प्रॉपर्टी थी। मतलब इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि यूनिवर्स के पहले अगर कुछ था तो वह टाइम ही था, बस वह एग्जिस्टेंस में आया तब जब यूनिवर्स का जन्म हुआ। अभी तक सबके मन में यही क्वेश्चन था कि यह यूनिवर्स कैसे आया। सबके मन में यही क्वेश्चन था कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया। कुछ लोगों की अपने अपने आइडियाज थे। कुछ लोगों का मानना था कि यूनिवर्स का जन्म हुआ नहीं है, बल्कि यह कुछ फाइनाइट टाइम पहले मोशन में आया था। और कुछ लोगों के मान में यह था कि इसको भगवान ने बनाया है। खैर, हर किसी की अपनी एक आइडियाज थी। लेकिन 1929 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने यह बताया कि हमारी यह गैलेक्सी से दूर की गैलेक्सियां और दूर जाती जा रही हैं। इन अदर वर्ड्स, ब्रह्मांड फैल रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। उन्होंने बताया कि अगर यूनिवर्स आज हमसे दूर जा रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई ना कोई टाइम ज़रूर रहा होगा जब यह हम सभी के पास रहा होगा। मतलब हर एक एटम एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रहे होंगे। और उन्होंने बताया करीब 10 to 20 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब एक ऐसा पॉइंट था जब हर एक एटम, हर एक गैलेक्सी सिर्फ एक छोटे से पॉइंट में कॉम्प्रेस थी और बाद में यह सभी एक्सपेंड होते गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसने इस यूनिवर्स को एक्सपेंड होने पे मजबूर किया। मतलब हम सभी को इतना तो पता चल गया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, और इसी का नाम दिया गया बिग बैंग। वैसे तो बिग बैंग थियरी सही से अभी प्रूफ नहीं हुई, लेकिन यह कुछ हद तक प्रूफ भी हुई है। और अभी तक हमें यह पता नहीं चला सही से कि इस यूनिवर्स का जन्म हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, एडविन हबल ने हमें बताया कि आज से 13.8 बिलियन ईयर पहले हमारा यूनिवर्स एक पॉइंट में कंप्रेस था। मतलब तब एक एटम 1 करोड़ गैलेक्सी के लिए इक्वल था। अब ये सुनने में भले अनबिलीवर हो, लेकिन यह सच है। अगर बिग बैंग थियरी सच होती है तो हम यह कह सकते हैं कि यूनिवर्स का जन्म सिंगुलैरिटी से ही हुआ है। लेकिन उससे पहले आप यह सुन लीजिए कि एडविन हबल ने हमको यह बताया था कि अगर उसके पहले टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वह हमारे यूनिवर्स पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स का जन्म टाइम के साथ हुआ है। लेकिन अगर उसके पहले भी कोई टाइम इफेक्ट कर रहा होगा तो वह हमारे यूनिवर्स को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब उस समय क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा, वह हमारे यूनिवर्स में कोई मायने नहीं रखता। तो कुछ लोग कहेंगे कि यूनिवर्स बिग बैंग से नहीं आया, बल्कि इसे भगवान ने बनाया है। तो देखिए, किसी भी चीज़ के बिगिनिंग को ज़रूरी नहीं कि वह हमें फिजिकली मिले, हम उसे इमेजिन भी कर सकते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान ने इसे अपने जॉब के तुरंत बाद बनाया है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी रैंडमली होती हैं कि हम फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। क्वांटम मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं जिससे फ्यूचर प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है। आगे ऑथर हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। सो हम यहाँ पे कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन एकदम एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा करना पॉसिबल है। सो अगर यूनिवर्स फ्रेज होता, अगर उसमें कोई भी घटना नहीं हो रही होती, तो कोई बाहर से भी बता सकता है कि अभी इस यूनिवर्स के साथ क्या हो रहा है। देखिए, हमें इस यूनिवर्स के बारे में जानना है। आज हमारे पास 2 थियरी हैं, एक
क्वांटम मैकेनिक्स और एक जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स हर एक चीज को एकदम छोटे से छोटे लेवल पे बताता है, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एकदम हायर से हायर लेवल पे बताती है। सो अगर हम इन दोनों थियरी को कंबाइन कर सकें तो हमें एक ऐसी थियरी मिलेगी जो कि हमारे सपने को पूरा कर सकेगी, हमें ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी दे सकेगी, जिससे हम इस यूनिवर्स में हो रहे हर एक इवेंट को पता कर सकेंगे, हम इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। फ्रेंड्स, यह थियरी हैं जिनकी वजह से आज हम इस यूनिवर्स में बात कर पा रहे हैं। I mean, इस थियरी की वजह से आज हम यूनिवर्स के बारे में बात कर पा रहे हैं। आज इस थियरी की वजह से ही हमें पता है स्पेस टाइम, एनर्जी मास रिलेशनशिप सब कुछ एक थियरी में बताती है। लेकिन उसके पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि एक थियरी अच्छी कब होती है। I mean, which requirements are need to be a good theory। एक अच्छी थियरी होने के लिए कैसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। चलिए आज हम उन रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं जिसके बारे में ऑथर ने भी हमें बताया है। ऑथर ने 2 रिक्वायरमेंट्स बताई है, एक कि वह एक अच्छी प्रिडिक्शन भी कर सके, दूसरा कि वह एक बड़े से बड़े स्केल को छोटे से छोटे पार्ट में समराइज कर सके अपने रूल्स के बेस पर। ऑथर ने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। एक अरिस्टोटल की थियरी कि सब कुछ इन 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, एयर और फायर। हर एक ऑब्जेक्ट इसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और दूसरी एग्जांपल उन्होंने सर आइजैक न्यूटन की थियरी ऑफ ग्रेविटेशन को दिया। उन्होंने बताया कि न्यूटन की थियरी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि यह प्रिडिक्शन भी कर सकती है, जबकि अरिस्टोटल की थियरी सिर्फ किसी भी पार्ट को समराइज कर सकती है। हम उनके बेस पर यह बता सकते हैं कि यह किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। यह बात आज गलत हमें पता है, लेकिन अगर अर्थ, एयर, वाटर और फायर को देखा जाए तो यह सॉलिड, लिक्विड और गैस जैसा ही है। आज आप किसी भी एक स्टेट ऑफ मैटर को देख के बता सकते हो कि वह अभी किस स्टेट में है, लेकिन आप यह नहीं बता सकते कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग अर्थ के मोमेंटम को देख के, अर्थ के वेलोसिटी को देख के आप बता सकते हैं कि आगे उसकी पोजीशन क्या होने वाली है, आगे वो कहाँ होगा। इसी वैसे भी देखा जाए तो सब कुछ, सारी थियरी एक हाइपोथेसिस ही है। मतलब आप किसी भी थियरी को परफेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है वह कहीं न कहीं गलत साबित हो ही जाए। देखिए, एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमें यह नहीं पता होता कि आगे इसका रिजल्ट इस थियरी के रिस्पेक्ट में आएगा या इसके अगेंस्ट। ऐसा ही कुछ कार्ल पॉपर ने कहा था कि कोई भी थियरी अगर हमारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रही है, साथ में वह बार बार सही रिजल्ट भी दे रही है जो कि इसके रिस्पेक्ट में है, और हमारा एक्साइटमेंट बढ़ते भी जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा टाइम आता है कि जब वह थियरी थोड़ा अलग रिजल्ट दे, वह थियरी थोड़े अलग टाइप का रिजल्ट दे जो कि इसके लगभग अगेंस्ट हो, तब हमें उस थियरी में कुछ पोस्टुलेट को चेंज करना होता है, हमें उस थियरी को बदलना होता है।